तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, एक ऐसा आइलैंड जहाँ का समंदर इतना गहरा और ख़तरनाक है कि वहाँ से भागना एकदम नामुमकिन, और वहाँ एक ऐसी जेल है जहाँ इंसान को सिर्फ कैद नहीं किया जाता बल्कि उसके जज्बात, उसका आत्मा, उसकी ज़िंदगी तक तोड़ दी जाती है। ये सब होता है एक ऐसे प्रिजन में जो हिंदुस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर समंदर के बीच बनाया गया था। इसे कहते थे काला पानी। आपने फिल्मों में या कहानियों में सुना होगा, उसे काला पानी बेच दो, लेकिन असल में काला पानी था क्या? क्या ये सच में मौत से भी बुरा पनिशमेंट था? और क्यों आज़ादी के सिपाहियों को यहाँ बेचा जाता था? आइए आज हम इस ट्रेजिक और दिल तोड़ देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। काला पानी का नाम असल में एक सेलुलर जेल का रखा गया था जो अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। ब्रिटिश ने इसे बनवाया था 1896 में और 1906 में ये जेल पूरी तरह फंक्शनल हो गई थी। काला पानी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस जेल तक पहुंचने के लिए समंदर के काले पानी को पार करना पड़ता था। पुराने वक्त में समंदर के पार जाना अपमान और बर्बादी माना जाता था और ब्रिटिश ने इसी लेगेसी का फ़ायदा उठाया। 1857 की पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हज़ारों आज़ादी के सिपाही पकड़े गए। ब्रिटिश चाहते थे कि उन्हें ऐसी जगह भेजा जाए जहां से उनका ना कोई सुन सके और ना ही कोई वापस आ सके। इसलिए काला पानी जेल बनाई गई थी जो असल में एक लिविंग हेल थी। यहाँ लोग सिर्फ कैद नहीं होते थे बल्कि लोगों की रूह तक तोड़ दी जाती थी। जेल का शक्ल एक स्पाइडर वेब जैसी थी। 7 विंग्स थी जो एक सेंट्रल टावर से जुड़ी हुई थी। हर सेल 13.5 बाय 7 फीट का होता था और एक छोटी सी वेंटिलेटर जिसमें से हवा और रोशनी भी पूरी तरह नहीं आती थी। कैदियों को एक दूसरे से अलग रखा जाता था ताकि वो एक दूसरे के साथ प्लानिंग या बात न कर सके। कैदियों को दिन में 12 से 14 घंटे फिजिकल काम करना पड़ता था। सबसे मुश्किल काम था तेल निकालना। इसके लिए कैदियों को अपने हाथों से बड़ा लोहा घुमाना पड़ता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव में बैल से कोलू चलाया जाता है। अगर किसी ने रिफ्यूज़ किया तो उन्हें मार मार कर बेहोश कर दिया जाता था। खाना सिर्फ थोड़ा सा पतली दाल और चावल होता था, वो भी अक्सर कच्चा या गंदा। अगर कोई बीमार भी हो जाए तो इलाज मिलना मुश्किल होता था। काला पानी का सबसे बड़ा पहलू ये था कि यहाँ सिर्फ आम कैदियों को नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े आज़ादी के सिपाही भेजे जाते थे, जिनमें से थे वीर सावरकर। 1911 से 1921 तक यहाँ कैद रहे। ब्रिटिश ने उन्हें सेडिशन के केस में डबल लाइफ सेंटेंस दी थी, मतलब 50 साल की सज़ा। सोचिए, एक इंसान को हाफ सेंचुरी के लिए समुद्र के बीच इस मौत के कैद खाने में भेज दिया गया। सावरकर ने अपना वक्त सिर्फ सज़ा काटने नहीं बल्कि जेल के अंदर भी आज़ादी की आग जलाने में लगाई। बातुकेश्वर दत्त जो भगत सिंह के साथी थे, उन्हें भी यहाँ भेजा गया। दिल्ली असेंबली में धमाका करने के बाद उन्होंने खुद को अरेस्ट करवा दिया था ताकि पूरी मुल्क में ये पैगाम दिया जाए कि आज़ादी की जंग अब रुकने वाली नहीं। उनका हौसला काला पानी की कैद में भी टूट नहीं सका। सिर्फ ये दो ही नहीं, इस जेल में हज़ारों आज़ादी के जुनूनी सिपाही रखे गए थे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक बहुत सारे कैदी यहाँ अपनी जान गंवा बैठे, या तो भूख या बीमारी या फिर ब्रिटिश की बर्बर जुल्म से। जो जिंदा बचे उनमें से कई जिंदगी भर के लिए अपाहिज या बीमार हो गए। एक जेल जो समंदर के बीच में है, जहाँ से भागना नामुमकिन था और जहाँ रोज़ाना की सज़ा भी मौत से कम नहीं होती थी, उसमें आज़ादी के सिपाहियों का हौसला कैसे रहा होगा। कई कैदियों ने पनिशमेंट से तंग आकर अपना खुद का खून बहा दिया। कुछ ने हंगर स्ट्राइक की और ब्रिटिश ने उन्हें ज़बरदस्ती फीडिंग पाइप्स डालकर टॉर्चर किया। 1933 में 30 से ज़्यादा कैदियों ने हंगर स्ट्राइक की, जिसमें से कई कैदी जान से चले गए। यहाँ का टॉर्चर इतना बुरा था कि इसे हेल ऑफ अंडमान कहा जाता था। 1942 के वर्ल्ड वॉर के वक्त जापानीज फोर्सेस ने अंडमान और निकोबार आइलैंड पर कब्जा कर लिया। उस वक्त सेलुलर जेल जो पहले ही प्रिजनर से खाली किया गया था,
जापान के कंट्रोल में चली गई। वहाँ उन्होंने अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा और जेल का एक नया युग शुरू किया। 1945 में जब जापान ने वॉर में सरेंडर किया तो अलाइड फोर्सेस यानी ब्रिटिश आर्मी ने वापस अंडमान पर कब्जा कर लिया। जेल फिर से ब्रिटिश के हाथ में आ गई। फिर आई 1947 की आज़ादी। जब इंडिया आज़ाद हुआ, अंडमान आइलैंड्स ऑफिशियली इंडिया के कंट्रोल में आ गए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पार्टीशन के बाद इस जेल को वैसे यूज़ नहीं किया गया जैसे पहले होता था। क्यों? क्योंकि इसकी पहचान एक ऐसी जगह की थी जहां आज़ादी के सिपाहियों को सबसे ज़्यादा जुल्म सहने पड़े। इसी वजह से न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया ने इसे एक रेगुलर प्रिजन के तौर पर यूज़ करना ठीक नहीं समझा। सिर्फ कुछ टाइम के लिए इस जेल के कुछ हिस्सों को छोटे मोटे क्रिमिनल्स के लिए यूज़ किया गया, लेकिन धीरे धीरे इसे बंद कर दिया गया। 1969 में ऑफिशियली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसे एक नेशनल मॉन्यूमेंट बनाया जाए ताकि लोगों को याद रहे कि कैसे आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी गई थी। आज काला पानी एक नेशनल हेरिटेज और म्यूज़ियम है जहां हर साल हज़ारों लोग जाकर उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं जो काला पानी के जुल्म सहकर भी कभी पीछे नहीं हटे। दोस्तों, काला पानी एक ऐसी जेल जहां से वापस आना नामुमकिन था, जहां के सिर्फ दो रास्ते थे, या तो मौत या फिर ज़िंदगी भर की मेंटल ट्रॉमा। काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के सिपाहियों के दर्द और कुर्बानी का जिंदा सबूत है। आज जब लोग आज़ादी की सांस लेते हैं, हमें उन लोगों की याद ज़रूर करनी चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस काला पानी की काली दीवारों में कुर्बान कर दी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं एक नई कहानी और नई वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना।